हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने यूनिट वाइज क्विक रिवीजन किया है। आज के क्लास में भी हम लोग न्यू यूनिट को क्विक रिव्यू के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10, जिसमें हमारा मेन दो टॉपिक रहेगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, या आप बोले फॉरेन एक्सचेंज। ये फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा। और सेकंड पोर्शन फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारे टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक को भी कवर अप कर लेंगे। चलिए शुरू करें फॉरेन एक्सचेंज से और शुरुआत करते हैं इसी के मीनिंग से, और फिर हम इसके आगे अनदर टॉपिक को जानते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया, देखिए ऐसे सुनने में क्या लग रहा है, विदेशी विनिमय। ठीक है, जो हम एक्सचेंज करते हैं विदेशों के साथ, उसको फॉरेन एक्सचेंज बोल रहे हैं। नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ अदर करेंसी। और यहाँ पर सिर्फ एक करेंसी नहीं होगी, करेंसीज हो सकती है। अदर करेंसीज बोलने का मतलब है, तो अदर शब्द का मतलब है अपने खुद की कंट्री की करेंसी को छोड़कर डोमेस्टिक करेंसी। यानी जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडियन इकोनॉमी की जो करेंसी है, सपोज दैट रुपीज़, सपोज करने की ज़रूरत नहीं, रुपीज़ है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी की जो करेंसी है रुपीज़, उसको छोड़कर एक्सेप्ट उसको छोड़कर जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं उनकी तमाम करेंसीज़ को हम फॉरेन एक्सचेंज बुलाएंगे। लाइक अ डॉलर, चाइनीज़ करेंसी युआन, लाइक अ जापानीज़ करेंसी येन। तो जितनी भी अदर करेंसीज़ हैं डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, वो कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, वो हमको जानना होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो पता लग गया, विदेशी करेंसी, विदेशी मुद्रा। ठीक, अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़कर। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब हुआ ये वो रेट है, ठीक है, दैट रेट जिस दर पर एक कंट्री, वन कंट्री के वन यूनिट करेंसी को, ध्यान रखिएगा, एक देश की करेंसी है और उसके एक यूनिट करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब बदलते हैं। किसमें? तो किसी भी अदर कंट्री की करेंसी के वन यूनिट से। वन यूनिट से बोल सकते हो, या फिर जितनी भी क्वांटिटी लगेगी, किसी एक कंट्री की करेंसी का आपको एक यूनिट लेना है और उसके बदले में दूसरी कंट्री की करेंसी कितनी एक्सचेंज हो सकती है, कितनी किस रेट पे एक्सचेंज हो रही है, इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बुलाते हैं। जिस दर पर दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ अपने करेंसीज को एक्सचेंज करें, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। और ये सब जो एक्सचेंज हो रहा है ये कहाँ होगा? तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट है, उसके अंदर हम कंट्री की करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। तो कितनी क्वांटिटी में एक्सचेंज होगी? काइंड ऑफ हम कहीं ना कहीं करेंसीज के प्राइस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, $1 हम ले रहे हैं, $1 हम ले रहे हैं, वो इंडियन रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी में चेंज होगी? मतलब $1 का इंडियन करेंसी रुपीज़ में कितना वैल्यू है? सपोज दैट 80 रुपीज़ वैल्यू है, तो ये हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब है फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप। इसके टाइप कितने हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के काफ़ी टाइप हैं, काफ़ी वैरायटीज़ हैं। सबसे पहला जो टाइप है, मेन देखो 3 है, लेकिन 3 अल्टीमेट 3 ही हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं है। 3 के अलावा भी बहुत सारे हैं, तो हम मेन पहले 3 डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके आगे भी चलेंगे। सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट।
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ, तो ज़रा सा ध्यान दे लोगे। एक्सचेंज रेट तो हमको पता लग गया, एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में जो एक्सचेंज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ध्यान रखने वाली बात है कि इस रेट के तहत करेंसी का जो वैल्यू है वो तय होता है उन दोनों कंट्रीज की जो मॉनेटरी अथॉरिटी जिनके पास होता है, यानी कि दोनों ही कंट्री के सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। सेंट्रल अथॉरिटी जिसमें आप सेंट्रल बैंक बोलेंगे, तो जब दो कंट्री के सेंट्रल बैंक आपस में मिलकर ये डिसाइड करें कि कितनी क्वांटिटी में एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में बदली जाएगी, उस रेट को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ध्यान रखिएगा गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड के टर्म्स में कंट्रीज की करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है एंड उनके वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया पहला। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन बात आप याद रखें कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट के द्वारा कंट्री की करेंसी के वैल्यू को तय किया जाता है, प्राइसेस को तय किया जाता है। अब गवर्नमेंट में कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कौन, तो ये सब कोई नहीं, कंट्री की जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उनके जिनके हाथों में मॉनेटरी अथॉरिटी होती है उनके द्वारा, और वो हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होता है। इंडिया के आरबीआई के पास है, यूएसए के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। तो इस तरह से वो आपस में मिलकर तय करें, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप विच इज कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को ही हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बुलाते हैं, और इसका मतलब है कि जब दो कंट्रीज की करेंसी के वैल्यू को तय किया जाता है, उस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कितना है, मतलब विदेशी मुद्रा की मांग कितनी है, और उस कंट्री की करेंसी का सप्लाई कितना है फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और सप्लाई की मदद से कंट्रीज के एक्सचेंज रेट को तय किया जाता है, तो उस रेट को, जो रेट तब तय होता है, उसे ही हम फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब आपको तीसरे टाइप के बारे में बताऊं, तो जो थर्ड टाइप है एक्सचेंज रेट में, वो इन दोनों का कॉम्बो है, सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं। तीसरा जो टाइप हो जाता है एक्सचेंज रेट का, वो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर है। ठीक है, दोनों को का कॉम्बिनेशन है विच इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विच इज द थर्ड टाइप, यहाँ आते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इट इज़ अ टाइप जिसके अंदर ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये दोनों एक्सचेंज रेट एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ही तरीकों से कंट्री के एक्सचेंज रेट को तय किया जाता है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, और अगर सिचुएशंस में थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, जहाँ पर दोनों तरह के एक्सचेंज रेट को एक साथ यूज़ किया जाए और यूज़ करके कंट्री के एक्सचेंज रेट को तय किया जाए, उसे ही कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है आपका, या फिर नेक्स्ट टाइप में बोल सकते हैं, या मार्केट की भी बात करी जा सकती है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अगर टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो टाइप में भी जाएगा और मार्केट टर्म भी हमारा इसके साथ डील हो जाएगा, इसलिए मैं इकट्ठे इसको बता दे रही हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट्स वेरी सिंपल, नाम के अकॉर्डिंग
जिस प्लेस पर, ये एक क्या मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा बाजार जहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज को उनकी नेशनल करेंसीज जो है वो मिलती है, एक्सचेंज होती है। इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, तो इनका मेन फंक्शन होता है ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, ट्रांसफ़र करने के हेल्प करते हैं ये, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री को करेंसीज ट्रांसफ़र करना है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की मदद से होगा। क्रेडिट फंक्शन भी इनका काम है करना, जैसे कि अगर दो कंट्रीज़ हैं आपस में लोन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, उधार का लेन देन करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट है, अब उधार लिया है तो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, तो इस तरह के तमाम काम जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होते हैं। तो ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट इसी में है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप अगर बोलें कितने हैं, तो सबसे पहला तो हो गया आपका स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट देखो नाम से पता लगेगा, ये एक ऐसा बाजार है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक टाइप है, ठीक है, एक ऐसा टाइप है, बाजार है जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का जो सेल और परचेज है वो बिल्कुल करंट सिचुएशन पर तय होता है, ठीक है। इट डिफाइंस स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब ऑन द स्पॉट अगर तय हुआ है कि इस रेट पर एक कंट्री की करेंसी विल एक्सचेंज ऑन दी अदर कंट्री की करेंसी की क्वांटिटी में, तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट एकदम करंट फॉर्म में हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब हुआ कि एक ऐसा टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ पर, अच्छा, स्पॉट मार्केट में ही स्पॉट रेट होता है, स्पॉट रेट भी आपका अनदर टाइप हुआ किसका, तो एक्सचेंज रेट का, ध्यान रखोगे क्या हो गया, तो जिस बाजार में ऑन द स्पॉट बिल्कुल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रीज की करेंसीज तय हो गई, दैट इज कॉल्ड, जो रेट तय हुआ वो स्पॉट रेट, जहां पर तय हुआ वो स्पॉट मार्केट। नाउ फॉरवर्ड मार्केट इज सच काइंड ऑफ मार्केट जहां पर नियर फ्यूचर के बारे में, नियर फ्यूचर में होने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो तय हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब वन कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज होगी, ठीक है। इस बात को तय किया जाता है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम पर, कब के लिए, फ्यूचर के लिए। तो जो रेट तय होता है उस रेट को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, और जहां पर तय होता है वो फॉरवर्ड मार्केट कहलाता है। बस सिंपल सा ध्यान रखना है, फॉरवर्ड मार्केट इज सच प्लेस वेयर द एक्सचेंज रेट ऑफ फॉर वन करेंसी ऑफ अ कंट्री to another currency of another country will decide in the present time। अभी तय कर लिया है कि आगे कितनी क्वांटिटी में कंट्री की करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे। बात समझ गए? ये आपके कुछ टाइप हो गए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के और फॉरेन एक्सचेंज रेट के। इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज का जो टॉपिक है देखो इतना ही है, बस इसमें रिवाइज करने को, ज़्यादा कुछ वैसा बहुत नहीं है, इसलिए इसको हम फिनिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं फटाफट से, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम ही है, नॉट द मिलता जुलता, बैलेंस ऑफ ट्रेड। दो साथ साथ डिस्कस करते हैं हम, क्या है। सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानेंगे, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक तरह का डिस्क्रिप्शन है, विवरण है। अब डिस्क्रिप्शन है तो क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स अबाउट ऑल द ट्रांजैक्शंस। एक देश में कई तरह से पैसों का लेन देन होता है, तो ये उन तमाम लेन देन जो एक कंट्री में हो रहा है, ठीक है। अब लेन देन किसके साथ होता है, तो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन से विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे कंट्रीज हैं देश में, दुनिया में, और उन तमाम कंट्रीज के साथ एक देश जो है वो पैसों का ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शंस इंक्लूड ऑल द रिसीट्स, ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट, all the receipts and all the payment. So whatever the payment made by a country to the rest of the world
एंड वॉट एवर द रिसीट्स दे रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इससे रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस है उन तमाम ट्रांजैक्शंस का, अच्छा ये ट्रांजैक्शंस तो लगातार हो रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो ये सब हम देख रहे होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि जनरली 1 साल होता है। वो 1 साल एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1 साल जो कि होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक देश का पूरी दुनिया के साथ जितना भी पैसों का लेन देन है उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके विवरण को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बुलाते हैं। यही है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो इसके रिगार्डिंग और भी बातें हैं, बट हम बैलेंस ऑफ ट्रेड साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं, सो दैट डिफरेंसेस का जो पॉइंट है वो भी हमारा क्लियर होता जाए। ये भी आपका डिस्क्रिप्शन ही है, ऑफ कोर्स विवरण है ना। अब डिस्क्रिप्शन है तो ये भी डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये भी डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट द ट्रांजैक्शंस, लेन देन। सवाल है किस तरह का लेन देन ये डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये 2 तरह का लेन देन डिस्क्राइब करता है, जो एक कंट्री का हो रहा है, ऑफ कोर्स ये कंट्री से रिलेटेड ही है, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही है, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी तो हम सेम चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इनमें और इसमें क्या अंतर है? तो यहाँ पे ये जो ऑल द ट्रांजैक्शंस है ना, इट इज़ मेनली और यू कैन से पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। एक देश जो भी इंपोर्ट कर रहा है, जितना भी अमाउंट ऑफ गुड एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड उनका जो भी मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके डिस्क्रिप्शन को वी यूज टू से बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जब हम बात करने लगे कि क्या सिर्फ व्यापार ही है जो एक देश का दूसरे देश के साथ होता है, नहीं, व्यापार के अलावा भी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में देख लो, इंपोर्ट भी आएगा, इसके अंदर आपका एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, इसके अंदर और क्या एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लेन देन में रखती है तो बोरोविंग्स आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट का पेमेंट आ जाएगा, कई तरह के एड हो जाएंगे, हेल्प हो जाएगा, कई तरह के गिफ्ट्स हो जाएंगे जो एक देश दूसरे देश को दे रहा है, कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किए जाते हैं। तो कई तरह के एक्सचेंज है ट्रांजैक्शंस के वे में जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कर रहा होता है। उन तमाम एक्सचेंज को जब इकट्ठे हम देखेंगे तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। जब सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे, उसके ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन BOP एंड BOT, शॉर्ट में BOP इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस एक कंट्री का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, but on the same time BOP only talks about the trade related transactions from one country to another country। अब सवाल है कि BOP और BOT में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको जाननी है। तो जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, उसमें मेनली ना 3 आइटम्स हैं, मतलब जितने भी आइटम्स ट्रांजैक्ट किए जाते हैं उनको हम कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स में अगर हम देखेंगे तो कई तरह की चीज़ें हैं जिसको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं BOP के कंपोनेंट्स के बारे में। तो BOP के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटते हुए सबसे पहला जो टाइप ऑफ आइटम्स है दैट इज कॉल्ड विजिबल आइटम्स। व्हाट इज विजिबल आइटम्स? तो विजिबल आइटम्स इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ गुड्स, हर तरह की वस्तुएं जो एक देश से दूसरे देश में एक्सचेंज करी जाती है, ये पहला आइटम है। इट इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट ऑफ गुड्स जो कि एक्सचेंज होगी, वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स
as their another component which is called invisible items. Invisible items include all type of services, all sort of services, सेवाएं जो एक देश से दूसरे देश में एक्सचेंज हो रही है, वो भी आपके बीओपी के कंपोनेंट्स में आता है, वो भी इसका पार्ट बनता है. और थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांजैक्शंस. कैपिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर आ जाएगा, देखो अभी जो मैंने आपको बताया, लोन्स हो गया, बोरोविंग्स हो गया, और बोरोविंग के बदले में जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट आ रहा है, जो भी टैक्सेस जा रहे हैं, तो हर तरह का जो ट्रांजैक्शंस है एक्सेप्ट विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर कैपिटल ट्रांजैक्शन. उसको हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, और यही आपका कहलाता है कंपोनेंट्स. ये मेन कंपोनेंट्स हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के. जबकि आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करोगे तो मेनली अगर ध्यान दो तो यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा. आप अगर खुद ही सोचेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के मेन कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो इसके मेन कंपोनेंट्स में आप देखोगे तो विजिबल आइटम्स तो आएगा ही आएगा. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेन कंपोनेंट्स में आपका विजिबल आइटम्स तो आ ही जाता है. उसके अलावा विजिबल आइटम्स का जितना भी एक्सपोर्ट है और विजिबल आइटम्स का जितना भी इंपोर्ट है, ये सब बीओटी का कंपोनेंट आता है. बीओटी के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके मेन कंपोनेंट्स में आ जाएगा विजिबल आइटम्स ओनली. इट ओनली टॉक्स अबाउट विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट एंड विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट. कितना इंपोर्ट हुआ गुड्स का और कितना एक्सपोर्ट हुआ गुड्स का, इसके रिकॉर्ड की बात हम बीओटी में करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में करते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम उसके अलावा भी जितने अदर ट्रांजैक्शंस हैं अदर फॉर्म में वो सब ले रहे होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दोनों में अंतर है. और अंतर के बारे में अगर हम देखें पॉइंट वाइज तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, दोनों में डिफरेंसेस है, बिल्कुल है. बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल आइटम्स इंक्लूड करता है, अभी अभी मैंने कहा आपको, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांजैक्शंस, हर तरह के आइटम्स को इंक्लूड कर रहा होता है. अब एक और सवाल है कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस होता है आइटम्स का, अलग अलग आइटम्स का, वो किस तरह से होता है. ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि बीओपी बीओटी में होता है, लेकिन बीओपी और बीओटी के ना अकाउंट्स हैं, और उनके अकाउंट्स जो हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं. डबल एंट्री सिस्टम बोलने का मतलब हुआ कि दो साइड हैं, एक ही अकाउंट है जिसमें इंपोर्ट भी आ रहा है, एक्सपोर्ट भी आ रहा है, जिसमें पेमेंट भी आ रहा है, रिसीट भी आ रहा है, लेकिन उस अकाउंट के दो साइड होते हैं. एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड. और डेबिट क्रेडिट साइड के अकॉर्डिंग इनके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ते हैं. तो बीओपी के अकाउंट के बारे में मैंने कहा, डबल एंट्री सिस्टम, दो साइड, और जो भी अकाउंट का टाइप है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द आइटम्स. एक है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. ठीक, करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिस्पेक्ट में आप उसके बारे में जानें. तो करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. करंट अकाउंट के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो हो रहा है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तु और सेवाओं का, वो साथ ही साथ इसमें यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का मतलब हुआ वन साइड पेमेंट. ठीक है, एक तरफ का पेमेंट, लाइक किसी तरह की कोई सब्सिडी, किसी तरह का कोई गिफ्ट. ठीक है, वन साइड है, एक तरफ से गया. एक कंट्री चाइना ने गिफ्ट दे दिया इंडिया को, सपोज दैट. ठीक है, या इंडियन इकोनॉमी ने अमेरिका को कोई गिफ्ट करा, तो उसके बदले में इमीडिएट कुछ मिलेगा नहीं. जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या सीन है, गुड बेचोगे तो बदले में पैसे आएंगे, सेवा देंगे तो पैसे आएंगे, या सेवा लेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे. तो एक म्यूचुअल चल रहा है ट्रांजैक्शन.
यूनिलेटरल का मतलब आप याद रखने के लिए कहना वन साइड ट्रांजैक्शन, वन साइड ट्रांसफर, एक तरफ से गया अगले तरफ से आने की कोई कंपल्जन नहीं है, उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो करेंट अकाउंट के अंदर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट आपका वो अकाउंट होता है जिसमें हम वो सारे रिकॉर्ड रखते हैं जो कि एक देश के रेसिडेंट्स, एक कंट्री में रहने वाले लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में किया जाता है, जो कि एसेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है। इसको ऐसे याद रखने के लिए हम कहेंगे कि एसेट किसी भी तरह की कोई संपत्ति या कोई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब किसी तरह की कोई उधार हो गया है ना, जो लोन वगैरह लिया जा रहा है, बोरोविंग किया जा रहा है। एसेट्स में आप आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है। अब किसी दूसरे कंट्री में जाकर आपने कोई प्लॉट परचेज कर लिया, आपने कोई अपार्टमेंट खरीद लिया, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया अनदर कंट्री में। लाइबिलिटी के तौर पर आपने कोई बोरो कर लिया है, पैसा उधार लिया है या आपने उधार दिया है। तो इस तरह का जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, किससे, किसके द्वारा, ऑफ कोर्स एक कंट्री के लोगों के द्वारा, किसमें, तो दूसरे बाकी के देशों में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उससे रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है वो इंक्लूड होगा किसमें, कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रखोगे पूंजी से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड अंडर कैपिटल अकाउंट, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो करंट फॉर्म में चल रहे हैं उससे रिलेटेड ऑल द ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड अंडर करंट अकाउंट। ठीक है। अनदर पॉइंट अगर देखा जाए तो मेन देखो यही डिफरेंसेस है दोनों में, उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने में नहीं मिलेगा। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि BOP एंड BOT, मेन तो यही है इसके करंट एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर। बाकी डिटेल तो बहुत है जो कि आप डिटेल फॉर्म में चैप्टर में बिल्कुल पढ़ेंगे ही। अब लास्ट देखा जाए तो टाइप्स। BOP के भी और BOT के भी। BOP की बात करें ना तो इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड। ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। क्यों होता है ये बैलेंस्ड फॉर्म में? क्योंकि डुअल एंट्री सिस्टम या फिर डबल एंट्री सिस्टम पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये जो अकाउंट है ना, ये डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में मैंने क्या बोला कि दो साइड होंगे, अकाउंट के दो साइड होते हैं, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, दोनों के दो साइड होंगे। फर्दर एक होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या मतलब है? तो डेबिट साइड का मतलब हो गया जितना भी पेमेंट गया, जितना भी पेमेंट किया गया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबको भेजा गया, जो भी पैसा आपके देश से दूसरे देशों में गया वो डेबिट साइड पर एंट्री होगा। और क्रेडिट साइड का मतलब है कि जितना भी पैसा रिसीट के फॉर्म में कंट्री को रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ, वो सारा पैसा क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट पर इंक्लूड होगा। तो डेबिट और क्रेडिट साइड पर क्या होता रहता है कि पैसा आता भी रहता है, जाता भी रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। अगर कभी डेबिट साइड पे पेमेंट ज़्यादा चला भी गया है तो क्रेडिट साइड पर पैसा आता है एंड इट बिकम्स बैलेंस्ड। अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो डेबिट साइड से पैसा कटता भी है तो इट बिकम्स बैलेंस्ड। ठीक है। वहीं पर अगर हम टाइप में ही बात करें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के कितने टाइप हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। मेनली तो देखो 2 ही टाइप आपको देखने को मिलेगा। एक होगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होगा अनफेवरेबल, और यू कैन से नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ कि जब कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और कंट्री इंपोर्ट कम करे, चीज़ों को खरीदेगी कम, बेचेगी ज़्यादा, तो पैसा ज़्यादा आएगा और पेमेंट कम करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा। अनफेवरेबल तब होगा जब इकोनॉमी का इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा।
अगर सामान खरीदेंगे ज़्यादा तो पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, और बेचेंगे कम तो रिसीट कम आएगा। इस तरह से BOT जो है वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका BOP और BOT का टाइप। एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करके हमारा ये जो है ख़त्म होगा। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक इज़ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कभी कभी डिसइक्विलिब्रियम पर चला जाता है, इक्विलिब्रियम के स्टेट पे नहीं होता। अब अगर ये डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में चला गया है, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ BOP, तो क्यों? एंड सबसे पहली बात है कि डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? तो डिसइक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब है कि अगर इकोनॉमी का जो भी पेमेंट है, हम किसी एक कंट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी एक देश का पेमेंट अगर ज़्यादा गया उस कंट्री को प्राप्त होने वाले रिसीट के फॉर्म में, तो रिसीट कम हुआ और पेमेंट ज़्यादा चला गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो जाता है, या फिर आप बोलेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में चला जाता है। अब सवाल है कि डिसइक्विलिब्रियम तो हो गया, ठीक है, समझ में आया कब होगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्यों आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में जाता है? क्योंकि हमने तो देखा कि एक सेल्फ एडजस्टिंग प्रोसेस फॉलो करता है, अपने आप ही हमेशा बैलेंस फॉर्म में होता है। तो डिसइक्विलिब्रियम के पीछे का कारण मेन देखिए, इसके पीछे के दो कारण होते हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, उनको हम तीन मेन रीज़न में डिवाइड कर देते हैं। इसके पीछे हम 3 रीज़न पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के उल्टे होने के पीछे का कारण, दैट इज कॉल्ड नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में अगर किसी देश में किसी तरह का कोई डिजास्टर आ गया है, किसी तरह की कोई विपत्ति आ गई है, देश के हालात में गड़बड़ी आ गई है, नेचर के थ्रू बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, किसी तरह का कोई कोविड-19 जैसा माहौल हो गया है, तो इन तमाम केसेस में इकोनॉमी को दूसरे देशों से चीज़ें रिसीव करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, खरीदना ही पड़ेगा, और पेमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इकोनॉमी का इंटरनल कंडीशन इतना बिगड़ेगा कि वो चीज़ों को बेच नहीं पाएगा और पैसे रिसीव नहीं कर पाएगा। तो ये तो हुआ नेचुरल कॉज। दूसरा जो मेन रीज़न है हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर आपके बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा किया गया, अब जितना ज़्यादा देश को विकसित बनाने के लिए खर्च किया जाएगा, इकोनॉमी के बैलेंस ऑफ पेमेंट पर उतना ज़्यादा असर पड़ेगा और वो उल्टा होगा। दूसरा है ट्रेड साइकिल। इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल के फ्लक्चुएशंस है, अगर वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं हो रहे हैं, कभी उतार आ रहा है, चढ़ाव आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल अगर डिप्रेशन के फॉर्म में चला गया है, तो उससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो उल्टा होता है। देश में महंगाई अगर बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इससे भी BOP जो है वो डिसइक्विलिब्रियम पे चला जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई इकोनॉमी जो है वो कम से कम इंपोर्ट करने का रूल बनाती है और अपने ही देश में इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाने लगती है, तो इससे भी इकोनॉमिक BOP एडवर्स होता है। उसके अलावा भी अदर इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं जो कि हम डिटेल में चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट और थर्ड जो रीज़न है जो आपको याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल कॉजेज़ भी होते हैं जिसकी वजह से BOP एडवर्स होता है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया गया, BOP उसमें एडवर्स हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर बिगड़ते हैं या सुधरते हैं किसी खास पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, तो उससे भी देश का जो खर्च है वो बढ़ता है और BOP उल्टा हो सकता है। किसी तरह का कोई किसी दूसरे देश में, जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इंडियन एम्बेसी किसी दूसरे कंट्री में एक्सपैंड कर रही है, उसके लिए भी आपको दूसरे कंट्री में खर्चा करना पड़ेगा और पेमेंट ज़्यादा जाएगा, पैसे कम आएंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी फिक्स नहीं है, बार बार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो रही है, तो ये भी एक रीज़न है कि देश का खर्च बढ़ेगा अननेसेसरी और BOP जो है वो उल्टा होगा। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट इज सोशल कॉजेज़। समाज में लोगों के द्वारा भी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं हो रहा है, सामाजिक कारण में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, किसी खास धर्म जाति से संबंधित कोई बात हो रही है, तो ये सब कारण हैं कि
पॉलिटिकल कॉजेज होते हैं और जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो रहा है और हम लोगों ने यूनिट नंबर 10 जो हमारा था बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका आज के क्विक रिव्यू जो है वो कर लिया है। अगले क्लास में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।